हेलो दोस्तों, देखिए आज हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस शुरू कर रहे हैं, राजनीति विज्ञान। जो 12th क्लास है उसमें राजनीति विज्ञान के दो सेक्शन है, दो पार्ट हैं, जिसमें ए सेक्शन है और बी सेक्शन है। ए सेक्शन में 16 लेसन है, 16 पार्ट हैं, और बी सेक्शन में 15 लेसन है, 15 पार्ट हैं। यानी 40-40 नंबर के हैं दोनों लेसन, 80 नंबर की बुक है पूरी। तो जो हम बी सेक्शन शुरू करेंगे, यानी पॉलिटिकल साइंस का जो बी सेक्शन है, भारतीय संविधान का, राज्य व्यवस्था का, उस सेक्शन को हम शुरू करेंगे। और उसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है भारत के संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संविधान किसे कहते हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि संविधान के मुख्यतः प्रकार कितने होते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम विशेषताएं। तो सबसे पहला है इसमें संविधान का शाब्दिक अर्थ। संविधान का शाब्दिक अर्थ देखिए, अगर हम संविधान का संधि विकसित करें तो इसका जो संधि विकसित होगा वो होगा सम प्लस विधान। यानी इक्वल रूल। सम प्लस विधान यानी इक्वल रूल। इक्वल का मतलब होता है समान और रूल का मतलब होता है कानून। समान कानूनों का दस्तावेज संविधान है। यानी ये तो हो गई शाब्दिक अर्थ की बात कि संविधान क्या है, सम प्लस विधान यानी इक्वल रूल। ऐसा दस्तावेज, ऐसी विधि संहिता जो सभी व्यक्तियों के लिए समान हो, वो संविधान कहलाती है। ये तो उसका शाब्दिक अर्थ है संविधान का। अब दूसरी चीज, संविधान की परिभाषा। संविधान किसे कहते हैं? शाब्दिक अर्थ हो गया सम प्लस विधान यानी इक्वल रूल, समान दस्तावेजों का पुंज है संविधान। अब संविधान किसे कहा जाता है? देखिए, इसकी निश्चित परिभाषाएं नहीं है। संविधान की जो परिभाषाएं हैं वो एक से अधिक हैं। यानी किसी देश के नियम कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। परिभाषा है इसकी, किसी देश के नियम व कानूनों का ऐसा संग्रह, किसी देश के नियम व कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। संविधान की जो परिभाषा है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है किसी देश के नियम व कानूनों का ऐसा संग्रह जिसके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी। और इसकी अगर दूसरी डेफिनेशन देखें तो लिखित और अलिखित दस्तावेजों का संग्रह ही संविधान कहलाता है। यानी संविधान लिखे हुए भी मौजूद हैं और अलिखे हुए भी मौजूद हैं। यानी पूरे विश्व में ब्रिटेन का संविधान ऐसा संविधान है जो लिखित रूप में मौजूद नहीं है, अलिखित संविधान है। बाकी के अगर अन्य देशों की बात करें तो सभी देशों के संविधान लिखित हैं, यानी लिखा गया है उनको, एक सभा ने उनको लिखा है,
कमेटियां बनी है, समितियां बनी है, विचार विमर्श करके जनमत संग्रह से उन संविधानों का निर्माण किया गया है, लेकिन ब्रिटेन का अलिखित है। अगर दूसरी परिभाषा देखें तो किसी देश के नियम कानूनों का ऐसा संग्रह जिनके आधार पर उस देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उसे संविधान कहते हैं। शाब्दिक अर्थ की अगर बात करें तो संधि विकसित हो गया सम प्लस विधान यानी इक्वल रूल, समान कानूनों को ही संविधान कहते हैं, यानी समान नियम कानूनों का दस्तावेज, समान नियम कानूनों का पूंजी संविधान कहलाता है। लिख ले इस डेफिनेशन को। देखिए ये हुआ डेफिनेशन और शाब्दिक अर्थ इसका। अब पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान की विशेषताएं। दूसरी हेडिंग भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रियम्बल। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना आधार है। देखिए सीधी सी बात अगर करें कि प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना एक उद्देश्य का है। उद्देश्य का क्या है? और अगर सरल रूप में बात करें तो किसी भी कहानी को अगर हम सुनते हैं, मान के चलिए हमने किसी भी प्रकार की कोई कहानी सुने या किसी प्रकार की कहानी पढ़ी, उस कहानी को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद अंत में हमसे उसका मोरल पूछा जाए कि हमें उस कहानी को पढ़ने के बाद क्या शिक्षा मिली, वो कहानी हमें क्या सिखा रही है, यानी उसकी सीख, उसका मोरल होगा उस कहानी का। और जब तक हमें उस कहानी का मोरल पता नहीं होगा कि हमने इससे क्या सीखा, उस कहानी का कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। उसी रूप में है उद्देश्य का भी प्रस्तावना, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, उद्देश्य का कहते हैं। भारत के संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इस पूरे संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या निकल के आया, भारतीय संविधान क्या सीख हमें देता है और किस प्रकार हमें व्यवहार करना है, कैसे नियम कानूनों को सम्मान प्रदान करना है, वो सभी चीजें उद्देश्य का यानी प्रस्तावना के अंतर्गत आती हैं। प्रस्तावना आधारभूत स्तंभ है भारतीय संविधान का सबसे पहला। अगर प्रस्तावना के बारे में बात करें, प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, यानी भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, उसकी जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने राजनीतिक
जन्म कुंडली कहा था। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना प्रियम्बल उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके अलावा भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यानी जो भाषा है संविधान की प्रस्तावना की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर विचारों की बात करें, ध्यान रखना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के विचार लिए गए थे अमेरिका के संविधान से, उसकी भाषा ली गई थी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। ये भारतीय संविधान को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली, ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा, अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा था। तो देखिए इसमें मेन चीजें क्या है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जाता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी लैंग्वेज उसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा था। ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था और अर्नेस्ट वाकर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट का दर्जा दिया है। तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना। भारतीय संविधान को पढ़ने के बाद हमें क्या शिक्षा मिलती है, वही शिक्षा उद्देशिका है और उसी उद्देशिका को प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और देखिए प्रस्तावना जो लिखी गई थी यानी उसका जो पूरा आदर्श था, जो उसके आदर्श वाक्य थे, वो आदर्श वाक्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत किए थे। वो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पास कर दिया, स्वीकृत कर दिया। उसमें जो आदर्श वाक्य लिखे गए थे उन्हीं आदर्श वाक्यों से भारतीय संविधान की प्रस्तावना निर्मित की गई। यह है प्रस्तावना, लिखने इसको। ये पहली विशेषता भारतीय संविधान की।
अगर दूसरी विशेषता देखें, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार क्या है? देखिए, कानूनी तौर पर वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो जाए या 18 साल से अधिक को कम नहीं होना चाहिए, उस व्यक्ति को वयस्क माना जाता है। और भारतीय शासन व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार यानी वोट डालने का अधिकार दिया गया है। और जो वोट डालने का अधिकार है, उस अधिकार को किसी प्रकार से छीना नहीं गया है। यानी धार्मिक भेदभाव नहीं है, जातिगत भेदभाव नहीं है, भाषाई भेदभाव नहीं है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। यानी वो प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल हो गई हो, वो व्यक्ति वोट डाल सकता है। और इसी को ही कहा जाता है वयस्क मताधिकार। यानी भारत में प्रत्येक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रारंभ में व्यक्ति की वोट डालने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन जो कि इंदिरा गांधी के शासन 1989 में हुआ था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था ये अमेंडमेंट। 61वां संविधान संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। जो व्यक्ति के वोट डालने की उम्र थी 21 वर्ष, ये मूल संविधान में निश्चित की गई थी, लेकिन इस संशोधन से 61वें संविधान संशोधन से इस 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष निश्चित कर दिया। ये सब वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। यानी भारत में प्रत्येक 18 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रारंभ में व्यक्ति की वोट डालने की उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये दूसरी विशेषता है भारतीय संविधान की। स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
ये दूसरी विशेषता हो गई वयस्क मताधिकार। इससे पहले प्रस्तावना थी उद्देशिका कहते हैं जिसको। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा था ठाकुरदास भार्गव ने। कैमुन्स ने राजनीतिक जन कुंडली कहा था। नेक्स्ट वॉकर ने उसको कुंजी नोट कहा था। दूसरा वयस्क मताधिकार हो गया। और भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता है वो समाजवाद है। देखिए समाजवाद क्या है। समाजवाद का ही पूरक होता है साम्यवाद। तो देखिए समाजवाद दूसरा साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों क्या हैं? शोषण से मुक्त समाज। यानी किसी भी प्रकार से शक्तिशाली वर्ग के द्वारा निम्न वर्ग पर शोषण नहीं किया जाएगा, उस पर अत्याचार नहीं किए जाएंगे। यानी शोषण मुक्त समाज की समाज का जो निर्माण जो विचारधारा करती है वो समाजवाद है, सोशलिज्म है। और समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान में लिखा गया है 42वें अमेंडमेंट 1976 द्वारा। इसके अलावा साम्यवाद दूसरी विचारधारा है। इसका मतलब होता है वर्ग विहीन। वर्ग विहीन समाज। समाज होगा लेकिन अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, शक्तिशाली वर्ग या कमजोर वर्ग, यानी वर्गीय आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं चलेगा, वो साम्यवाद है। और समाजवाद हो गया शोषण से मुक्त समाज। और समाजवाद शब्द भारतीय संविधान की विशेषता है। तो अगर परिभाषा देखें, इसकी डेफिनेशन देखें, समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था अमेंडमेंट। 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। जिसका अर्थ होता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में, जिसका अर्थ होता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कमजोर वर्ग का शोषण नहीं किया जाएगा। समाजवाद शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में करवाया गया था। जिसका अर्थ होता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कमजोर वर्ग का शोषण या उस पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। समाजवाद तीसरी विशेषता भारतीय संविधान की, जिसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में जोड़ा गया है। अगर इसकी अगली विशेषता देखें, तीन हो गई विशेषताएं।
प्रस्तावना हो गया, वयस्क मताधिकार हो गया और समाजवाद हो गया। और चौथी अगर विशेषता देखें तो पंथ निरपेक्षता। एक सेक्युलर राज्य क्या होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें अमेंडमेंट 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला मैंने बताया था समाजवाद, दूसरा है पंथ निरपेक्षता सेक्युलर, और तीसरा है अखंडता। तो देखिए पंथ निरपेक्षता क्या होता है। भारत में लगभग जो बड़े धर्म हैं उनकी संख्या 6 है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन। उनमें से सबसे बड़ा धर्म माना गया है हिंदू धर्म को, सबसे बड़ी आबादी है इसकी। दूसरा मुस्लिम धर्म को माना गया है। तो भारत में किसी भी प्रकार से हिंदुओं को बड़ा नहीं माना गया है, यानी हिंदुओं को, जो हिंदू धर्म है उसको राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया है, या किसी भी अन्य धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया। सभी धर्मों को समान माना है। या जब कोई भी सरकार कोई नई योजना चलाएगी या किसी प्रकार के विकास के अवसर उपलब्ध कराएगी तो धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए इससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता दूसरा शब्द। धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्म समान हैं। भारत में जो धर्म होंगे वो सरकार की नजर में समान होंगे। और पंथ निरपेक्षता का मतलब है कि किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं दिया जाएगा, यानी किसी भी धर्म को बड़ा धर्म नहीं माना जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। जिसका अर्थ है कि भारत किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा, अर्थात किसी भी धर्म को बड़ा नहीं माना जाएगा। देखिए सेक्युलर हो गया पंथ निरपेक्षता। इस पंथ निरपेक्षता शब्द को संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था, जिसका अर्थ होता है कि राज्य किसी भी धर्म को राज्य धर्म का दर्जा नहीं देगा और भारत सरकार की नजर में कोई भी धर्म बड़ा नहीं माना जाएगा। तो देखिए 4 विशेषताएं हो गई। पहली हमने प्रस्तावना पढ़ी थी, दूसरी वयस्क मताधिकार पढ़ा, पंथ निरपेक्षता को पढ़ लिया, समाजवाद को पढ़ लिया। यानी ये जो सभी चीजें हमने पढ़ी हैं, संविधान की प्रस्तावना, वयस्क मताधिकार, समाजवाद,
ये सभी विशेषताओं के अंतर्गत आता है। और भी इससे आगे अनेक विशेषताएं हैं, वो आगे हम संविधान की विशेषताओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।